Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. This is day 28 of our Smart अध्ययन सीरीज। 2 दिन और बचे हैं, उसके बाद आप मुझे भूल जाओगे, स्मार्ट अध्ययन सीरीज़ को भूल जाओगे। देखो, मुझे भूल जाओ चलेगा, बट स्मार्ट अध्ययन सीरीज़ को मत भूलना। ये आपके एग्ज़ाम का हथियार है। एग्ज़ाम तक जिसने इस सीरीज़ को 3-4 बार रिवाइज़ कर लिया ना, तो एग्ज़ाम के बाद ही पता लगेगा कि इसकी क्या अहमियत थी। राइट, अच्छे से रिवीजन करते रहना, ठीक है। और अगर मुझे नहीं भूल पाओगे तो कमेंट में लिखो तुमको ना भूल पाएंगे। अब ये तो पूरा तो मत ही लिखना तुमको ना भूल पाएंगे, वरना सबको पता लग जाएगा कि आवारागर्दी चल रही है। राइट, तो बस TNBP लिख देना, मैं समझ जाऊँगा कि तुमको ना भूल पाएंगे। राइट, TNBP लिख देना, आई विल गेट इट। किसी और को नहीं पता चलना चाहिए ना कि हमारे बीच चल क्या रहा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केवलार और नाइलॉन, पता नहीं ये UPPCS BPSC को इन दोनों चीज़ों से इतना लगाव क्यों है कि इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। केवलार क्या है, नाइलॉन क्या है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार ज़रा इनको समझ लो, ये दोनों चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले आसान भाषा में समझ लो कि केवलार होता क्या है। केवलार एक वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट, बहुत ही हल्का मटेरियल होता है जो कि स्पेशल प्लास्टिक फाइबर से बना होता है, ठीक है। एक धागे की तरह लो, एक ऐसा धागा जो अपने ही वेट के अगर स्टील से कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, इतना स्ट्रांग होने के साथ साथ ये इससे कहीं ज़्यादा लाइट होगा, बहुत ज़्यादा लाइट कि ये मेटल की तरह फील ही नहीं होगा। इतना लाइट होने की वजह से, इतना ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से, एक तो लाइट वेट है, ऊपर से स्ट्रांग है, ऊपर से कोरोजन और हीट को रेजिस्टेंस है, कभी कोरोड नहीं होता, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है। तो इस वजह से इसका यूज़ होता है बहुत जगहों पे, जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स में इसका यूज़ होता है। हेलमेट्स जो हमारे सिपाही पहनते हैं, हेलमेट वगैरह, शील्ड वगैरह पहनते हैं ना हमारे सोल्जर्स, उन सब में ये केवलार लगता है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, बहुत लाइट वेट होता है। जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, ग्लव्स, साइकिल के टायर जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं, पंचर से बचाने के लिए उसमें भी केवलार लगाया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में रोप्स और केबल्स में यूज़ होता है, एयरप्लेन के कई सारे पार्ट्स में यूज़ होता है। तो मेनली केवलार के यूजेज आते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो बस इतना याद रखना कि केवलार एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा लाइट, बहुत ही ज़्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस फाइबर है, ठीक है, जो कि बिना हैवी हुए भी हमें प्रोटेक्ट करता है बहुत सी चीज़ों में, चाहे वो बुलेट प्रूफ कार हो, बुलेट प्रूफ जैकेट हो, हर जगह काम आता है। राइट, अब इसकी डिटेल में पढ़ लो, थोड़ा सा मान लो साइंटिफिक लैंग्वेज में आ जाए तो क्या लिखोगे। अच्छा, एक चीज़ और, शायद मेरी आवाज़ में आज इको ज़्यादा हो रहा होगा, इट्स बिकॉज देयर सम पेंटिंग वर्क गोइंग ऑन इन माई होम। तो उस पेंटिंग की वजह से पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, तो शायद इको ज़्यादा हो रहा होगा। राइट, सो काइंडली बियर विद इट। केवलार की बात करें तो इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ पी फेनाइलएनडामाइन एंड टेरेफ्थैलिक एसिड, ठीक है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखें केवलार जो है अरामिड फाइबर होता है, इसको अरामिड फाइबर बोलते हैं। अरामिड फाइबर्स जो होते हैं वो शॉर्ट फॉर्म होता है एरोमेटिक पॉलीमाइड का, विच इज़ ए क्लास ऑफ हीट रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। हीट रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर्स ये होते हैं। तो केवलार जो है वो एक पॉलीमर है, अरामिड फाइबर। जस्ट इनके पूछ ले तो याद रखना कि अरामिड फाइबर बोलते हैं केवलार को, ठीक है। हीट रेजिस्टेंस सिंथेटिक फाइबर होता है जो हीट रेजिस्टेंस है, जिसपे आँच नहीं आनी चाहिए, मतलब कभी कितनी भी हीट आ जाए कुछ नहीं होगा। इट इज़ वोवन इनटू टेक्सटाइल मटेरियल्स एंड इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट, रेजिस्टेंस टुवर्ड कोरोजन एंड हीट, वही जो मैंने बताया ना। केवलार जो है फ्लेम रेजिस्टेंस होते हैं, कितना, 800 डिग्री सेल्सियस तक का भी कोई थर्मल हज़ार्ड आ जाए तो हमें प्रोटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 800 डिग्री सेल्सियस तक का थर्मल हज़ार्ड आ जाए तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं केवलार। ड्यू टू फुली एक्सटेंडेड एंड परफेक्टली अलाइंड मॉलिकुलर चेन्स, इट प्रोवाइड्स कट्स एंड पंक्चर बैरियर। कभी कट नहीं आ सकता, कभी पंक्चर नहीं आ सकता आपके जिस चीज़ में केवलार का यूज़ हुआ है, ठीक है। कोई पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, सपोज आपकी विंडो में अगर केवलार लगा हुआ है, बुलेट प्रूफ विंडो है, तो उसमें कोई भी गोली अगर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है तो कर नहीं पाएगी। द फाइबर्स आर सो टाइटली स्पन दैट इज नियरली इम्पॉसिबल टू सेपरेट देम, कभी सेपरेट हो ही नहीं सकते इसके फाइबर। व्हेन अ बुलेट और अदर हाई वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स हिट्स द केवलार फैब्रिक, द फाइबर्स इसेंशली कैच द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। मतलब कोई भी बुलेट कितनी वेलोसिटी से आए, केवलार के फैब्रिक का ब्रेक नहीं कर सकती, फाइबर्स को ब्रेक नहीं कर सकती, याद रखना। द केमिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिपीटिंग इंटरचेंज बॉन्ड, रीज़न ये होता है स्ट्रांग होने का, ठीक है, याद रखना। अगर पूछेगा रीज़न क्या है केवलार के स्ट्रांग होने का, जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वही की फैक्टर होता है इसका। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिपीटिंग इंटरचेंज बॉन्ड्स, दीज बॉन्ड्स कॉज क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स
प्रोवाइडिंग अ टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, याद रखना केमिकल स्ट्रेंथ ही केवलार के फैब्रिक की जान है। ये केमिकल स्ट्रेंथ रिपीटिंग इंटरचेंज बॉन्ड्स होती है इसमें, और इस बॉन्ड की वजह से क्रॉस लिंकिंग होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से केवलार को टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मिल जाती है। इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल जाती है कि 10 गुना ज़्यादा होती है स्टील ऑन इक्वल वेट। ठीक है, उसी वेट का स्टील होगा, उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर केवलार होगा उसी वेट का। केवलार के टेस्ट और स्मेल की बात करें तो अभी तक पता नहीं है, इट्स नॉट नोन। टेस्ट और स्मेल और केवलार इट इज़ नॉट नोन। ठीक है, इतना याद रखना केवलार के बारे में। बाकी नायलॉन के बारे में ये जान लो कि इट्स मैन मेड फाइबर। 1931 में इसको बनाया गया था विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। ठीक है, कोई नेचुरल रॉ मटेरियल को यूज़ नहीं किया गया, प्लांट या एनिमल को। इस तरह से नायलॉन को बनाया गया, मैन मेड है पूरी तरह से, किसी प्लांट का किसी एनिमल का यूज़ नहीं किया गया। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। सिर्फ कोयले का, पानी का और हवा का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया। इट वॉज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन। तो सिंपल है, याद रहेगा, राइट। फर्स्ट मैन मेड फाइबर हो, फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, तो केवलार मार के मत आ जाना, फिर नायलॉन आएगा, राइट। कोल, वाटर, एयर से बना है, किसी प्लांट या किसी एनिमल के मटेरियल से नहीं बना है। नायलॉन फाइबर्स भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, इलास्टिक होते हैं और बहुत ही लाइट होते हैं। ठीक है, इट इज़ लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। क्लोथ्स बनाने के लिए बहुत पॉपुलर हो गया नायलॉन। ठीक है, तो आई होप आपको नायलॉन और केवलार के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। नायलॉन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? सॉक्स बनते हैं, रोप्स बनते हैं, टूथब्रश, टेंट, कार की सीट बेल्ट्स बनती हैं, स्लीपिंग बैग्स बनते हैं, कर्टन्स बनते हैं, राइट। पैराशूट वगैरह में, और जो रॉक क्लाइंबिंग वाली रोप्स होती हैं वो सब नायलॉन की ही बनती हैं। नायलॉन का जो थ्रेड होता है वो एक्चुअली स्ट्रॉन्गर होता है दैन स्टील वायर। तो नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर दैन स्टील वायर। ये बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑप्शन में आए तो गलत मत कर देना। दिस इज़ वेरी करेक्ट स्टेटमेंट कि स्टील वायर से ज़्यादा स्ट्रांग होती है नायलॉन थ्रेड। ठीक है, इसको याद रखना। पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता क्या है? पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है। कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा की तरफ। एक फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, एक उसका मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। फ्लावर का मेल पार्ट एंथर होता है, नाम से ही लग रहा है कि मेल है, और फीमेल पार्ट स्टिग्मा होता है। तो एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करना ही पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, फ्लावर के जो मेल पार्ट्स होते हैं, स्टेमन जिसको बोलते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एंथर प्लस फिलामेंट। और फीमेल पार्ट जिसको कार्पेल बोलते हैं, वो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सब मिला के बनता है। ठीक है, तो मेनली एंथर और स्टिग्मा आपको याद रखना है, मेल और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। अब जो पॉलिनेशन होता है वो दो तरह का होता है। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है कि यहाँ से यहाँ जाने हैं पॉलन ग्रेन्स, अगर अपने आप चले गए तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहेगा। अगर कोई प्लांट कह रहा हूँ, कोई एनिमल हो गया, ठीक है, कोई मान लो बर्ड्स हो गई, कोई विंड हो गई, विंड चली, हवा से चले गए, ठीक है, इंसेक्ट्स चले गए, वाटर चला गया, तो फिर वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, मतलब जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स होगा एंथर से ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ठीक है, मतलब अगर सेम फ्लावर में हो रहा है, डायरेक्टली गिर जा रहे हैं एंथर स्टिग्मा में, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन तब होगा अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे चीज़ें चली जा रही हैं, एनिमल्स के थ्रू, बर्ड के थ्रू, विंड के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू या वाटर के थ्रू, एक्सटर्नल एजेंट्स की हेल्प से जा रही हैं, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन अपने आप होता है जब एंथर डायरेक्टली स्टिग्मा के ऊपर गिर जाता है। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन एक्सटर्नल एजेंट्स की वजह से होता है जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा तक अपने एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स, एनिमल, बर्ड्स, विंड्स, इंसेक्ट्स एंड वाटर। समझ आ गया पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। आज के बाद इससे डरना मत, ऐसे वर्ड से डरा मत करो। पॉलन ग्रेन, पॉलन इज़ अ फाइन पाउडर प्रोड्यूस्ड बाय सीड प्लांट्स। ठीक है, अब देखो पॉलन क्या होता है। पॉलन जो है एक फाइन पाउडर होता है जो कि सीड प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसी पॉलन में पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और उन पॉलन ग्रेन्स का काम क्या होता है? जनरेट करते हैं मेल गैमेट्स, जिनको स्पर्म सेल्स बोलते हैं। ठीक है, मेल गैमेट्स जनरेट करने का काम किसका होता है? पॉलन ग्रेन्स का। तो मेन फंक्शन क्या होता है पॉलन ग्रेन्स का? ये जो मेल गैमेट्स है इसी को ट्रांसफ़र करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ठीक है, प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसी में इन मेल गैमेट्स को ट्रांसफ़र करना ही काम है पॉलन ग्रेन्स का। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलन ग्रेन्स का मेन फंक्शन क्या है, ऐसा आ गया तो क्या करोगे? यही लिखोगे ना कि मेल गैमेट्स को जनरेट करना और उनको ट्रांसपोर्ट करना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट। ये याद रखना कि पॉलन ग्रेन्स की स्टडी को पैलिनोलॉजी बोलते हैं। पैलिनोलॉजी, पॉलन ग्रेन्स, नाम से ही समझ आ रहा है, राइट। अच्छा, सैफरॉन क्या है? सैफरॉन स्टिग्मा है, सैफरॉन इज स्टिग्मा। ठीक है, यही फ्लावर्स का स्टिग्मा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो सैफरॉन इज़ दैट पार्ट, राइट। और हींग क्या है? एस्फोटिडा जो होती है, जो हींग खाते हो आप लोग खाने में, वो रूट से निकाली जाती है। इट्स अ रूट,
हीलिंग इज द ऑब्टेन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। सैफ्रॉन इज अ ड्राइड स्टिग्मा, एक सूखा स्टिग्मा है। न्यूरॉन की बात करते हैं, ब्रेन में न्यूरॉन होता है हमारे, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, अपने आप में यही क्वेश्चन है कि विच इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो दैट्स न्यूरॉन। न्यूरॉन एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की, ठीक है। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स। न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। अब ये जो डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी है, एक्सॉन है, दीज 3 आर पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन में इन तीनों का काम क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि इनमें से किसी एक का फंक्शन लिख देगा एग्जाम में। पहले तो ये लिख देगा कि डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन ये किसके पार्ट है, तो न्यूरॉन के पार्ट है। अब इन तीनों का काम देख लो। इसमें जो डेंड्राइट है, इट एक्ट्स लाइक एन एंटीना, जैसे एंटीना होता है ना, सिग्नल्स को रिसीव करता है, ठीक है, अदर सेल्स से कम्युनिकेट करता है और सिग्नल्स को रिसीव करता है, ठीक है। सिग्नल को रिसीव करके कहाँ लाता है, सेल बॉडी में। सेल बॉडी एक तरह का न्यूक्लियस होती है, आपका ये है न्यूरॉन, इसका न्यूक्लियस है सेल बॉडी, इसको सोमा भी बोलते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। ये जो सेल बॉडी है इसमें एक तरह से कंट्रोल सेंटर ऑफ द न्यूरॉन है। जो एंटीना से सिग्नल आ रहा है वो सब यहीं पे आ रहा है, ठीक है। अब डेंड्राइट सिग्नल लेकर आ रहे हैं सेल बॉडी में, ठीक है, बाहर से। और एक्सॉन का काम क्या है, ये नर्व फाइबर है, जस्ट इट्स लाइक एन, डेंड्राइट्स इज लाइक एन एंटीना जहाँ से सिग्नल्स आ रहे हैं। एक्सॉन इज़ लाइक ए केबल, पतली पतली नर्व फाइबर्स की केबल्स हैं, ठीक है, जैसे आपके घर में वायर होता है, ठीक है, उस तरह से ये क्या करते हैं, सेल बॉडी से इम्पल्सेस को सेल बॉडी से बाहर ले जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ द न्यूरॉन दैट कैरीज नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं नर्व इम्पल्सेस को निकाल के, जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है, लाइक हमारे मसल्स में, हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स में, ठीक है। ये सब एक्सॉन का काम है। बेसिकली इतना याद रखना कि डेंड्राइट से डाउनलोड, ठीक है, डेंड्राइट डाउनलोड कर रहा है सारे मैसेजेस को सेल में, और एक्सॉन क्या कर रहा है, एक्सॉन मतलब अवे, दूर ले जा रहा है मैसेजेस को आउट ऑफ द सेल, ठीक है, जहाँ पे उन मैसेजेस की ज़रूरत है वहाँ पहुँचा रहा है। तो डेंड्राइट्स मतलब डाउनलोड, एक्सॉन मतलब अवे, इतना याद रखना। और मेन तो सेल बॉडी है ये, तो न्यूरॉन के तीनों पार्ट्स आपको भूलेंगे नहीं, इजी लैंग्वेज में समझ लिया करो चीज़ों को, तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम की यूनिट है, लेकिन नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की, तो किडनी की यूनिट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को न्यूरॉन से कंफ्यूज मत करना, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। पंचायती राज की कमिटीज़ याद कर लो। इन सब में ना एक लाइन का क्वेश्चन आता है कि कौन सी कमेटी की मेन चीज़ क्या थी, और मैच करने को दे देता है कई बार, तो आप लोग कर नहीं पाते हो, ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ याद रख लो कि कौन सी कमेटी का क्या काम है, ठीक है। तो अपने आप आपको 1-2 नंबर फ्री के मिल जाएंगे, राइट, या कई बार ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी, ये सबसे पहली कमेटी थी, 1957 में बनाई गई थी। इसमें रिकमेंड किया था 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को। तो क्वेश्चन आता है कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को किसने रिकमेंड किया था, तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने। 3 टियर में क्या क्या था इनके पंचायती राज सिस्टम में, एक तो था ग्राम पंचायत लेवल, ठीक है, ग्राम पंचायत लेवल यानी कि विलेज लेवल था एक, उसके ऊपर था पंचायत समिति, पंचायत समिति वॉज द ब्लॉक लेवल, और उसके ऊपर था ज़िला परिषद, ज़िला परिषद वॉज डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो ये 3 लेवल थे हमारे बलवंत राय मेहता कमेटी के, ग्राम पंचायत लेवल, पंचायत समिति लेवल और जिला परिषद लेवल, ठीक है। नोट कर सकते हो तो नोट कर लो, वरना इतना तो याद रखना ही कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम किसने रिकमेंड करा था, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। कैसे याद रखोगे, बलवंत राय मेहता, इनके नाम में ही 3 वर्ड आ रहे हैं, बलवंत राय मेहता के नाम में कितने वर्ड आ रहे हैं, 3 वर्ड आ रहे हैं, तो इन्होंने 3 टायर पंचायती राज सिस्टम किया था। फिर अशोक मेहता आए, इनके नाम में 2 ही वर्ड है, अशोक मेहता, तो दोनों मेहता, एक ने 3 टायर किया, एक ने 2 टियर किया। तो 3 टियर वाले में 3 वर्ड थे और 2 टियर वाले में 2 वर्ड्स हैं, अशोक मेहता, ठीक है। 2 टियर सिस्टम इन्होंने बोला, ये 1978 में आए थे, ठीक है, लगभग 20 साल बाद आए, 77 ना, लगभग 20 साल बाद आए अशोक मेहता। 3 वर्ड्स वाले के बाद 2 वर्ड्स वाले लगभग 20 साल बाद आए। इन्होंने 2 टियर सिस्टम रिकमेंड करा अशोक मेहता कमेटी। लोअर लेवल पे इन्होंने बोला कि एक मंडल पंचायत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मंडल पंचायत, और अपर लेवल पे होना चाहिए एक ज़िला परिषद। ये इनका 2 टियर सिस्टम था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद हो और लोअर लेवल पे मंडल पंचायत हो। यही बोला था किसने, अशोक मेहता कमेटी ने, 2 टियर सिस्टम।
तो आई होप आपको बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता कमेटी समझ आ गया होगा। हनुमंता राव कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग पे फोकस किया। इनका मतलब था कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाए जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग पे ध्यान दे, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाए, ठीक है। तो हनुमंता राव कमेटी वॉज रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। इनका मेन फोकस डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग पे था। कैसे याद रखोगे? हमारा मन था, हनुमंता मतलब हमारा मन था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही प्लानिंग हो जाए, हमारा मन था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही प्लानिंग हो जाए, ऐसे याद रखना, ठीक है। हनुमंता हमारा मन था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही प्लानिंग हो जाए, इस तरह से इनका मेन क्रक्स याद रखना। अब इन सबके सारे रिकमेंडेशन याद नहीं रखनी, जो मेन क्रक्स है तो वही याद रखना। बहुत ज़्यादा याद रखोगे ना सबके 4-4 पॉइंट 5-5 पॉइंट, तो भूल जाओगे, सारे कन्फ्यूज हो जाओगे। मेन क्रक्स याद रखना। यूपीएससी नहीं है ये यूपी पीसीएस है, राइट, तो भूलना मत। जीवीके राव कमेटी, जीवीके राव कमेटी 1985, ठीक है, ये 84 में आई थी और ये 85 में आई थी जीवीके राव कमेटी। जीवीके राव कमेटी का मेन रिकमेंडेशन था कि रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। तो ये क्वेश्चन आएगा कि कौन सी कमेटी ने बोला था कि रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए पंचायत में, तो इट वाज जीवीके राव कमेटी। कैसे याद रखोगे? जीवीके राव, जीवित रहो। अगर चाहते हो कि डेमोक्रेसी जीवित रहो तो रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। डेमोक्रेसी अगर जीवित रहो ऐसा चाहते हो तो रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए पंचायती राज इलेक्शंस में। इस तरह से जीवीके राव की रिकमेंडेशंस आपको याद हो गई, राइट। एलएम सिंघवी कमेटी, इन्होंने रिकमेंड करा था कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन टू पीआरआईज। एलएम सिंघवी ने बोला कि हमारे पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन मिलना चाहिए। कैसे याद रखोगे? मेनली लेट मत करो, एलएम मतलब लेट मत करो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन दे दो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, लेट मत करो। इन्हीं के रिकमेंडेशन पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन दे भी दिया गया था, राइट। ठंगान कमेटी ने भी लगभग यही बातें करी थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन दो। साथ ही साथ इन्होंने फाइनेंशियल डिवोल्यूशन की बात करी थी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग करिए। मेन रिकमेंडेशन ठंगन की थी कि ठगो मत, उन लोग को ठगो मत पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, उनको फाइनेंस वगैरह भी दो। फाइनेंशियल डिवोल्यूशन टू पंचायती राज, ये बात ठंगन कमेटी ने करी थी 1988 में। तो 1986, 1988, 1985, 1984 इन चारों का ईयर ऐसे याद हो जाएगा लाइन से। 84, 85, 86, 88 इनका तो लाइन से याद रख लेना। और ऊपर 20 सालों का डिफरेंस है, 57, 78, ठीक है। तो आई हो आपको सारे ईयर सबके और सबकी मेन रिकमेंडेशंस याद हो गई होंगी, अब नहीं भूलोगे। एक बार रिवाइज और कर लेना तो कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम तक तो नहीं ही भूलोगे, ठीक है। लास्टली हम बात करेंगे लोकसभा सेक्रेटेरिएट की। लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो डायरेक्टली किसके अंडर में फंक्शन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा के अंडर में। याद रखना, प्रेसिडेंट के अंदर में नहीं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में नहीं। ये जो लोकसभा का सचिवालय है डायरेक्टली स्पीकर ऑफ लोकसभा के अंडर में फंक्शन करता है, कंट्रोल उन्हीं का रहता है, ठीक है। इट इज़ द ऑफिस ऑफ लोकसभा विद हेडक्वार्टर्स लोकेटेड एट संसद भवन नई दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संसद भवन नई दिल्ली में है, ठीक है। लोकसभा का ऑफिस क्या है? लोकसभा सेक्रेटेरिएट। कहाँ पे लोकेटेड है? संसद भवन नई दिल्ली में। अभी जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, वो कहाँ से हैं, कहाँ से चुने गए हैं एमपी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ओम बिरला कहाँ के एमपी हैं, कहाँ से चुने जाते हैं? तो कोटा कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी राजस्थान में, ये भी याद रखना। कोटा बूंदी कॉन्स्टिट्यूंसी राजस्थान की, वहाँ से चुने गए हैं ओम बिरला, राइट। सेक्रेटरी जनरल कौन है लोकसभा का? अभी सेक्रेटेरिएट में कोई सेक्रेटरी जनरल होगा? कौन है लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल? अभी सेक्रेटेरिएट में जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह और स्पीकर इज़ ओम बिरला। ओम बिरला कंट्रोल कर रहे हैं उत्पल कुमार सिंह को, सेक्रेटरी जनरल को। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा कौन है? उत्पल कुमार सिंह। इस तरह से याद रखना, उत्पल और ओम दो लोग हैं, ठीक है, ओवरऑल। तो आपको लोकसभा सेक्रेटरी बनना, कई बार ऐसे अलग से क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं कि आप पढ़ के जाते हो लोकसभा राज्यसभा, क्वेश्चन सचिवालय से आ रहा है, ठीक है। इसलिए इतना सा बता दिया मैंने, जस्ट इन केस क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं हो। चलो, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू।